हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए कक्षा 12 की बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हम पढ़ने वाले हैं और वो क्वेश्चन कराएंगे आपको इस वीडियो में जो बिल्कुल इंपोर्टेंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर साल आते हैं उन क्वेश्चनों की हम बात करने वाले इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं पहला लेक्चर। और हाँ, आपका इस लेक्चर से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा जरूर से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, लैंगिक जनन से क्या समझते हैं? मानव शरीर में नर तथा मादा युग्मक कहाँ बनते हैं? और पूर्ण पूर्ण शक्त युग्मनस क्या है? तो इसके बारे में बात करें। सबसे पहले बात करें लैंगिक जनन होता क्या है। तो लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं। जन्म दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। अलैंगिक जन्म वो होता है जिसमें अंगों की आवश्यकता नहीं होती है और लैंगिक जन्म वो होता है जिसमें अंगों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देखते हैं। और लैंगिक जन्म क्या होता है? ये युग्मकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जन्म होता है युग्मकों द्वारा होता है। ये होता है युग्मकों द्वारा। इसमें क्या मादा और मादा युग्मक युग्मक दो प्रकार के होते हैं। मादा युग्मक होता है और एक होता है नर युग्मक। इसमें दो युग्मों की आवश्यकता होती है। तो इसमें लैंगिक की परिभाषा पढ़ेंगे। वह जनन विधि, यह वह जनन विधि जिसमें नर युग्मक यानी शुक्राणु, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है तथा इनके संलयन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयन करते हैं, जब निषिक्त होते हैं तो युग्मनस बनता है। इससे क्या बनता है? युग्मनस बनता है और युग्मनस का निर्माण होता है इससे। तो इसके बाद इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लैंगिक जनन। यानी जिस जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होकर युग्मनस बनता है और उसी को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्या कि युग्मनस जो होता है, युग्मनस से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। आपको पता होगा युग्मनस से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ठीक है। अब पूर्ण गर्भावधि के बाद शिशु का जन्म होता है। जैसे मान लो क्या होता है, 9 महीने का जो गर्भावस्था होती है उसके बाद किसका भ्रूण का शिशु का जन्म होता है। जो भ्रूण होता है 9 महीने बाद क्या पूरे शिशु में बदल जाता है। फिर इसका क्या होता है? इसके अंदर इसका होता है प्रसव हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं अगला, नर युग्मक का। जो नर युग्मक है, ये नर युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। और मादा युग्मक का होता है अंडाशय में। अंडाणु होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में और अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। तो इसमें पूछा गया है कि नर व मादा युग्मक कहाँ बनते हैं। तो इसमें हेडिंग इसका आंसर होगा कि युग्म शुक्रजनन मतलब जो वृषण में होता है। वृषण में किसका होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, उसे शुक्रजनन कहते हैं। और अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में, इसे कहते हैं अंडजनन। इसे कहते हैं अंडजनन। इसका बात करते हैं पूर्ण शक्त युग्मनस की। तो पूर्ण शक्त युग्मनस भाई होता है जो मतलब विभाजन करके वृद्धि करके एक पूर्ण जो भ्रूण होता है, भ्रूण के रूप में मतलब परिवर्तित होता है। और परिवर्तित होने के बाद जो भ्रूण होता है, भ्रूण आगे और चल के क्या एक शिशु के लिए क्या जन्म दे सके। जो एक शिशु के लिए जन्म दे सके और अच्छे से विभाजन करके मतलब भ्रूण बन गया, भ्रूण के बाद में क्या करे मतलब जो शिशु में बदल जाए, जो शिशु के लिए जन्म दे सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्ण शक्त युग्मनज। यानी कि जैसे कोई युग्मनज है, ये क्या करेगा? ये विभाजन में वृद्धि करके भ्रूण बनाए। ठीक। और भ्रूण के बाद में क्या करे? भ्रूण के बाद में एक शिशु को जन्म दे। किसको जन्म दे? शिशु के लिए जन्म दे शिशु को जन्म दे सके। जो ऐसा युग्मनज होगा जो पहले युग्मनज क्या करेगा? भ्रूण में चेंज होगा, भ्रूण में चेंज होने के बाद में क्या शिशु को जन्म दे सके, उसे कहते हैं पूर्ण शक्त युग्मनज कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है प्रथम स्तन यानी कोलोस्ट्रम होता है। जो कोलोस्ट्रम होता है किसे कहते हैं? ये प्रथम स्तन किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम स्तन किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब कोई माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके स्तनों से क्या होता है? स्तन ग्रंथि होती है। स्तन ग्रंथि से दुग्ध क्या होता है? दुग्ध का स्राव होने लगता है। उनमें जो स्तन ग्रंथि होती है उनमें दुग्ध का निर्माण होना चालू हो जाता है। तो जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ और फिर किसी माता होती है, माता का जो कुछ पहले दिनों का है ना, 4 से 5 दिनों का जो शुरुआती दिन होते हैं, उन शुरुआती दिनों में जो दूध निकलता है, जो इस तरह से दूध निकलता है, उसे क्या कहते हैं? शुरुआती दिनों के लिए जो निकलता है उसे कहते हैं प्रथम स्तन या फिर कोलोस्ट्रम। ये क्या होता है? ये बहुत पौष्टिक होता है और इसमें बहुत सारे मतलब एंटीबायोटिक होते हैं
जो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं मतलब शिशु की। तो वही इसमें दिया हुआ है कि शिशु जन्म के पश्चात यानी शिशु जन्म के बाद स्थिर ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होने लगता है, लैक्टेशन होता है। जैसे प्रारंभिक दिनों में शुरुआत के दिनों होते हैं जो दुग्ध स्रावित होता है, जो प्रारंभिक दिनों में जो दुग्ध स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रथम स्तनी कहते हैं, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, यह गाढ़ा होता है, पीला होता है, यह गाढ़ा होता है, हल्का पीला होता है और तरल नवजात शिशु का क्या होता है, पूर्ण आहार होता है। ये क्या होता है, पूर्ण आहार होता है। इसमें सभी प्रकार के मतलब विटामिन और जितने अच्छे पौष्टिक पदार्थ है वो सब पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, समृद्ध मात्रा में क्या होता है, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं इसमें उपस्थित प्रतिरक्षी नवजात शिशु क्या करते हैं, जिसमें जो कोलेस्ट्रॉम होता है इसमें क्या है, जो जो प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं वो शिशु को प्रतिरोधक क्षमता में क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं और उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यही होता है प्रथम स्तन। अगर आ जाए तो लिखेंगे कि जो मतलब जो शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों दूध के स्राव होता है, उस जो शुरुआती दिनों में जो जिसका जो दूध स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसमें संगीत अगला क्वेश्चन है, मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। जो मानव का शुक्राणु होता है, मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए और इसके शुक्राणु का स्वच्छ नामांतर क्या है, चित्र बनाए, यानी चित्र बना दे और क्या करना है, इसके मतलब इसके बारे में लिखना भी है। तो आपको पता होगा क्या होता है शुक्राणु, होता क्या है, पहले शुक्राणु बात करते हैं। शुक्राणु क्या होता है, ये नर युग्मक होता है। क्या होता है, ये होता है नर युग्मक। जो शुक्राणु होता है इसकी क्या आकृति हो, जो मादा शुक्राणु टेडपोल की आकृति का होता है। किसकी आकृति, टेडपोल, जो मेढक का बच्चा होता है टेडपोल उसकी आकृति का होता है। ये लगभग 60 माइक्रोन लंबा होता है, 60 माइक्रोन लंबा होता है। और ये अवरुद्ध होता है, चल नरयुग्मक होता है। ये क्या होता है, चल नरयुग्मक होता है। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात करते हैं। इसकी संरचना में 4 भाग होते हैं। एक तो होता है शीर्ष, दूसरा होता है ग्रीवा, फिर होता है मध्य भाग और इसके बाद होता है पूंछ भाग। ये पूंछ होती है, टेल होती है, उसमें ये भाग होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके चित्र की। तो इसका चित्र ये है, देखो ये है इसका चित्र। इसमें क्या है, ये ऊपर ही आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है आपके लिए ये होता है शीर्ष भाग। क्या होता है, शीर्ष होता है ये होता है शीर्ष भाग। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होता है इसे कहते हैं मध्य भाग। ये क्या होता है, ये होता है मध्य भाग, ये होता है मध्य भाग। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको दिखाया गया है ये सब, ये क्या है, ये है पूंछ। ये क्या है, ये है पूंछ, ये है पूंछ। इसके 4 भाग होते हैं, पहला शीर्ष, दूसरा मध्य भाग, तीसरा होता है पूंछ और चौथा होता है ग्रीवा, यानी इसे कहते हैं गर्दन, यानी नेक होती है। ये क्या होती है, ग्रीवा, यानी इसे कहते हैं गर्दन, ये होती है ग्रीवा। अब इन सब का क्या अलग अलग इनके कोई ना कोई काम होते हैं, जैसे आप देखें। और हाँ, आपको ये दिख रहा है आपको शीर्ष, इस शीर्ष में क्या होता है, इस शीर्ष में पाया जाता है केंद्रक। तो केंद्रक होता है, केंद्र के जो गुणसूत्र पदार्थ होते हैं वो सब इसी में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्री पदार्थ भरा होता है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्री पदार्थ भरा होता है। इसमें गुणसूत्री क्या पदार्थ भरा होता है। अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो है, ये जो है मध्य भाग, क्या है ये, मध्य भाग। अब ये अब ये जो शुक्राणु है, ये क्या है, शुक्राणु है। ये शुक्राणु क्या करता है, इसके लिए यहाँ पे देखो ये लिखा है चल नरयुग्मक होता है। ये चल नरयुग्मक होता है, तो इसके चलने के लिए कोई ना कोई तो पावर होना, इसका पावर हाउस होता है, यानी कहीं ना कहीं इसमें शक्ति तो होगी होगी। तो ये मध्य भाग है, इस मध्य भाग में क्या होते हैं, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं इसमें, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्या होता है इसमें मतलब इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इस पूरे इसके लिए इसके लिए क्या करता है, इस पूरे शुक्राणु को लिए ये ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ये क्या करता है, इससे भाग ये क्या करता है, इसमें वृद्धि क्या होता है, ये मतलब चलता है। इसमें क्या होता है, लोकोमोशन, इसमें क्या होता है, चलता है, इसमें चलन होता है। ये मतलब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये इसके लिए ये शुक्राणु है, इस शुक्राणु में क्या गति प्रदान करता है। गति प्रदान करने के लिए मतलब इसमें क्या होता है, पावर हाउस होता है। इसीलिए मध्य भाग में क्या मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु के लिए चलने के लिए क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, पावर होती है, इसमें क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए होते हैं मध्य भाग में, इस मध्य भाग में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए। और ये माइटोकॉन्ड्रिया इस शुक्राणु के लिए क्या करता है, गति करने के लिए इसे पावर देता है, नहीं शक्ति देता है, चलने के लिए क्या देता है, शक्ति देता है। तो यही इसमें इसका है ये स्ट्रक्चर। और यहाँ एक बात है, जो पूरा शुक्राणु है ये पूरा शुक्राणु किसके द्वारा घिरा हुआ होता है, ये भरा होता है, जीव द्रव्य झिल्ली होती है उसके द्वारा ये क्या शुक्राणु पूरा घिरा हुआ होता है। इस प्रकार से एक कवर होता है, एक कवर होता है इसके, ऐसे एक कवर होता है इस पे। ये क्या होता है, ये होती है जीव द्रव्य झिल्ली, ये क्या होती है, जीव द्रव्य झिल्ली, इसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं ये। ठीक है, और इसके बात करते हैं इसमें, इसमें क्या क्या है, इसमें देखो, इसमें लिखा है पहला शीर्ष भाग। शीर्ष भाग में क्या है, शीर्ष भाग शुक्राणु को, शीर्ष भाग शुक्राणु का आम भाग है, आम में प्रमुखतम भाग है। इसी भाग में अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, इसी भाग में अंडाकार केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के आगे एक टोपी होती है, ये केंद्रक होता है। जैसे यहाँ पे देख, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ये कैप है, ये क्या है, ये है कैप। इसी कैप को कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम, इसे कहते हैं एक्रोसोम। ये होता है एक्रोसोम, इसमें होता है क्या, एक्रोसोम। तो इसमें लिखा हुआ है देखो, केंद्रक के आगे एक टोपी सदृश स्रावी क्या होती है, मतलब इसमें सदृश स्रावी होती है, एक क्या होती है, इसमें संरचना होती है, एक्रोसोम होती है, एक्रोसोम होती है। ये शीर्ष सहित, और इसमें क्या लिखा है, शीर्ष सहित पूरा शुक्राणु होता है। पूरे शुक्राणु का शरीर एक झिल्ली द्वारा ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रीवा की, जो नेक नेक गर्दन भाग होता है। इस गर्दन भाग की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, यह यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी क्या होते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इसमें एक जोड़ी केंद्र का होते हैं, जो पुष्ट का अक्षीय सेंट्रियोल होता है, वह पुष्ट का अक्षीय सेंट्रियोल यानी तारक काय से निकलता है। इसमें लिखा है देखो, पुच्छ का अक्षीय तंतु जो होता है, जो पूंछ होती है उसका अक्षीय तंतु होता है, कहां से निकलता है, सेंट्रियोल से निकलता है। कहां से निकलता है, सेंट्रियोल से निकलता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो अक्षीय तंतु है, ये अक्षीय तंतु है, ये यहाँ से निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, क्या होता है, तारक का यहीं पे उपस्थित होते हैं। यहीं से क्या निकलता है, इसका ये पूंछ का क्या होता है, जो अक्षीय तंतु होता है, यहीं से निकलता है, तारक का से निकलता है, जो पूंछ का अक्षीय तंतु। इसके बाद बात करते हैं अगले मध्यभाग की। मध्यभाग में क्या है, मध्यभाग, इस भाग में क्या, अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, जो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये शुक्राणु के लिए गति करने के लिए क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पुच्छ भाग की। तो पुच्छ भाग जो है, यह शुक्राणु का अंतिम भाग होता है, बस सबसे लंबा भाग होता है। ये क्या होता है, शुक्राणु का अंतिम भाग है, सबसे लंबा भाग है। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है, तथा जो इसका अंतिम स्राव होता है, लास्ट में होता है, लास्ट में बचा थोड़ा सा ही, इसका अंतिम स्राव होता है, ये क्या होता है, नग्न होता है। ये कैसा होता है, ये नग्न होता है, ये होता है नग्न, यानी इस पे कोई भी झिल्ली नहीं होती है, ये नग्न होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है, अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य भी लिखिए। अपरा क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है, और क्या करना है, इसके कार्य लिखने हैं। तो पहले बात करते हैं अपरा होता क्या है। अपरा के लिए इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा होता है, ये क्या होता है, जैसे कोई स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट में बच्चा होता है, वो बच्चा अपनी माता जरा जिस तरह से जुड़ा होता है। जैसे कोई मतलब माता है, उसके पेट में कोई बच्चा भ्रूण जो है, जो भ्रूण होता है, वो अपनी माता है जिस संरचना से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा या फिर अपरा। जैसे मान लो कोई, ये हम बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं यूट्रस, इसलिए बनाते हैं गर्भाशय। जैसे कोई यहाँ पे बच्चा, मान लो यहाँ पे कोई बच्चा है जो जुड़ा हुआ है अपनी माता से, ऐसे ये यूट्रस है। और ये कोई, जैसे ये कोई भ्रूण है, ये क्या है, ये भ्रूण है,
यह है भ्रूण, ये क्या है, यह है भ्रूण, यह है भ्रूण, और ये क्या है, ये मतलब यूट्रस है, ये क्या है, गर्भाशय है, ये गर्भाशय है। अब ये जो भ्रूण है अपनी माता के गर्भाशय से जिस संरचना से जुड़ा हुआ है, जिस संरचना से जुड़ा हुआ है, ये इस संरचना को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, इस संरचना से जुड़ा हुआ है, इस संरचना को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्लेसेंटा या फिर अपरा। और इसका काम क्या होता है, प्लेसेंटा या अपरा का काम होता है भ्रूण के लिए पोषक तत्व प्रदान करना, और उससे जो उत्सर्जन होता है, उससे भ्रूण से जो भी उत्सर्जन निकलता है, जैसे जो भी उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं वो इसी अपरा द्वारा माता के ब्लड में आते हैं, और उसके बाद में इसी से ऑक्सीजन, जो भ्रूण होता है इसी अपरा द्वारा ऑक्सीजन लेता है, पोषक पदार्थ लेता है, और इसी के द्वारा जो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो सब इसी द्वारा मतलब अपनी माता से इस अपरा द्वारा अपने अंदर ग्रहण करता है। तो यही होता है अपरा। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है, गर्भ में स्थित भ्रूण, जो गर्भ में स्थित भ्रूण है मात्र ऊतकों के बीच एक स्थायी क्या होता है, अंतर शारीरिक संरचनात्मक तथा कार्यात्मक संबंध है। जो गर्भ में स्थित भ्रूण है उसके बीच और माता के ऊतकों के बीच एक अस्थायी अंतरंग शारीरिक संरचनात्मक कार्यात्मक क्या है, संबंध है, जो भ्रूण की जीवन संबंधी मौलिक आवश्यकताओं को करता है, पूर्ति करता है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता है, और एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य भी करता है। यानी यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि का काम भी करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, हार्मोन का क्या होता है, स्राव करता है ये भी। अपरा अपरा कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अपरा कहलाता है। शरीर की यह एकमात्र ऐसी संरचना है, अपरा शरीर की एकमात्र ऐसी संरचना जो दो प्राणियों के साथ एक साथ जुड़ने का काम करती है, जो दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनी होती है या फिर एक साथ जोड़ने का काम करती है। इसके बाद बात करते हैं अगले, इसके बाद इसके कार्य की बात करते हैं, इसके प्रमुख कार्य के लिए पढ़ते हैं। तो कार्य क्या है, कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके कार्य, अपरा विकसित होते भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसका अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है। मैंने भी आपको बताया था, जो भ्रूण होता है, भ्रूण होता है, जो भ्रूण होता है अपने उत्सर्जी पदार्थ के लिए माता में इसी अपरा के द्वारा क्या करता है, निकालता है। तो इसके बाद बात करते हैं अगर क्या है, हाँ, ये क्या करता है, उत्सर्जन में भी काम करता है। इसी के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण से उदर में विसरण करते हैं, विसरण विधि द्वारा माता के अंदर उदर में आते हैं। और अपराध से स्रावित हार्मोन, अपराध से स्रावित हार्मोन होते हैं, ये गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए और शिशु जन्म में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसमें जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब शिशु के लिए गर्भावस्था बना रखते हैं, और क्या करते हैं, मतलब इसमें शिशु जन्म के समय क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। अब इससे क्या होता है, जैसे चेचक, क्या है, चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि के जो एंटीबॉडीज होते हैं, ये रुद्रक से क्या कहते हैं, ये अपरा से माता के द्वारा, अपरा के माध्यम से माता द्वारा किस में जाते हैं, भ्रूण में जाते हैं। ये अपरा क्या करता है, ये चेचक है, खसरा है, डिप्थीरिया आदि के जो एंटीबॉडी होते हैं, ये क्या करता है, माता के रुद्र से भ्रूण में क्या करता है, भेजता है, भ्रूण में पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, इन रोगों से भ्रूण को सुरक्षा हो सके। ये करता है, एंटीबॉडी भेज देता है, उससे क्या होता है, ये रोग मतलब भ्रूण में होने के चांस नहीं होते हैं। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है, हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को क्यों दिया जाता है, मतलब महिलाओं को दिया जाता है, ये क्यों गलत है, क्यों सही नहीं है, इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में क्या करना है, इसे बताना है, ये कारण है ये कि लोग क्यों सही नहीं है, ये बताना है। तो देखो, हमें पता है, हम जानते हैं कि जो एक्स यानी दो गुणसूत्र होते हैं, ये होते हैं मादा में, क्या होते हैं, ये तो होते हैं मादा में, ये फीमेल के अंदर होते हैं एक्स जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, मादा में क्या होते हैं, एक्स होते हैं, और पुरुष में होते हैं एक्स वाई, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं पुरुष में। यानी पुरुष में क्या होते हैं, नर में क्या होते हैं, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, और मादा में होते हैं एक्स गुणसूत्र। तो अब बात करते हैं, जो महिलाओं के लिए दोष दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से लड़की हुई है, तो वो गलत क्यों, हम वो ये डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ से क्या लेंगे, मादा से एक एक्स गुणसूत्र आएगा, और एक गुणसूत्र आएगा कहां से, पिता से। अब यहाँ पे बन जाएगा एक्स और एक्स, ठीक है। इसका इनसे एक गुणसूत्र ये गया और एक आ गया, एक गुणसूत्र यहां से आया, माता से आया, और एक गुणसूत्र आया पिता से, ठीक। और यहाँ पे बना एक्स वाई,
इसके बाद फिर से बात करते हैं, यहां से ये गुणसूत्र एक गया और यहां से एक गुणसूत्र ये आया, पिता से आया, यहाँ पे बन गया एक्स एक्स। और इसके बाद बात करते हैं, एक गुणसूत्र ये माता से आया और एक पिता से आया, तो यहाँ पे बन गया एक्स बाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो लड़की और दो लड़का हुए हैं। पहले अभी एक मिनट रुको, भी बताता हूं। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, जब यहाँ से एक्स गुणसूत्र गुणसूत्र आया, माता से आया, और इधर पिता से एक्स गुणसूत्र आया, यानी इस स्त्री के पास तो एक्स और एक्स ही होते हैं और पिता के पास भी होते हैं, एक्स वाई दोनों होते हैं। तो ये पिता पे डिपेंड कर रहा है कि मतलब कि लड़का होगा या लड़की होगी। जैसे बाई गुणसूत्र आएगा, जब इससे बाई गुणसूत्र आएगा तभी क्या लड़के का जन्म होगा, तभी क्या लड़के का जन्म होगा। यहाँ पे जब लड़के का जन्म कराना है तो पिता से एक्स गुणसूत्र लेके आना होता है, और लड़की का जन्म कराना होता है, जब लड़की का जन्म कब होगा, जब पिता से बाई गुणसूत्र आएगा, क्योंकि माता के पास तो दोनों है। अब तो पिता पे डिपेंड करता है कि एक्स गुणसूत्र आता है या बाई गुणसूत्र आता है। अगर एक्स गुणसूत्र आता है तो लड़की का जन्म होता है, और बाई गुणसूत्र आता है तो लड़के का जन्म होता है। तो यहाँ पे इसीलिए गलत होता है कि यहाँ पे मतलब स्त्री की कोई गलती नहीं होती कि मतलब लड़का हुआ है लड़की हुई, इससे डिपेंड करता है नर के ऊपर कि उसका गुणसूत्र बाई आया है या फिर गुणसूत्र एक्स आया है। तो इसमें लिखा हुआ है, स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा पुरुष में एक्स बाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री एक्स गुणसूत्र तथा पुरुष बाई गुणसूत्र मिलते हैं, जब स्त्री का एक्स और पुरुष का बाई गुणसूत्र मिलता है तो क्या होता है, तो होता है पुत्र का जन्म होता है। और जब इधर स्त्री का क्या मिलता है, एक्स मिलता है, और पुरुष का एक्स मिलता है, तो क्या होता है, तो होती है लड़की, तो होता है लड़की का जन्म। ठीक है। संतान का लिंग निर्धारण, संतान का लिंग निर्धारण होता है, ये पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है संतान का लिंग निर्धारण, ना कि स्त्री के गुणसूत्र से होता है। ठीक है। तो चूंकि पुरुष में 50% एक्स होते हैं और 50% क्या होते हैं, बाई होते हैं। इसमें 50% एक्स होता है, 50% क्या होता है, बाई होता है। ठीक। अतः पुरुष के गुणसूत्र का एक्स गुणसूत्र या बाई गुणसूत्र होना ही संतान के लिए संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी है। जब पुरुष का एक्स या बाई गुणसूत्र है, इसी से मतलब निर्धारित होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगा। अतः यह स्पष्ट करता है, अब इसमें लिखा है, अतः यह स्पष्ट करता है कि पुत्रियों का जन्म देने का दोष महिलाओं को सर्वथा क्या है, गलत है। इससे क्या होता है, इसमें एक्स और बाई पाए जाते हैं, पुरुष में स्त्री में केवल एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो इससे यह डिफाइन होता है कि जो भी लड़की या लड़के का जन्म होगा तो पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या है, ये मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है कि जो पुत्री को जन्म देने का दोष किसी भी महिलाओं को दिया जाता है, ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होता है। बस इतना ही में लिखना होता है इसमें। अब इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। जो सर्टोली कोशिकाओं होती है उन पर टिप्पणी लिखना है। या फिर क्वेश्चन आएगा, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम होता है। इसमें ये बताना है कि एक काम क्या होता है या फिर इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो पहले मैं आपको बताऊं, जो सर्टोली कोशिकाएं पाई कैसे जाती है। जो एक पाली होती है, क्या होती है, आपने मतलब वृषण की संरचना पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि एक मतलब जैसे पाली होती है, क्या होती है, वृषण पाली होती है। वृषण पाली में दो या तीन क्या पाई जाती हैं, दो या तीन पाई जाती है, मतलब दो या तीन क्या पाई जाती है, उसमें पाई जाती है शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। अब शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर क्या होती है, इसके अंदर पाई जाती है, इस शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर पाई जाती है स्पर्मेटोगोनिया, जो जर्म सेल होती है वो पाई जाती हैं। और क्या पाई जाती है, और पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं। क्या पाई जाती है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो किसके अंदर पाई जाती है, ये शुक्रजन नलिकाएं होती है, शुक्रजन नलिकाएं होती है, उनके अंदर क्या पाई जाती है, ये पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं। और ये सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है, इसका इनका काम होता है शुक्राणु को, जो शुक्राणु होते हैं, जो पूर्ण शुक्राणु पूरे बने हुए होते हैं, इन शुक्राणुओं के लिए पोषण प्रदान करने का काम कौन करती है, ये सर्टोली कोशिकाएं ही करती हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे, इनके बारे में क्या लिखा है। ये वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं की, ये वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं की भित्ति में जनन कोशिकाओं के मध्य होती है। जैसे ये क्या है, ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर देखिए वाला, ये क्या है, ये शुक्रजनक नलिका है। ठीक है। और ये कौन सी नलिका है, ये है जन्म शुक्रजनक नलिकाएं है। ये शुक्रजनक नलिका है ये पूरी। और इसमें जो है, इसमें
ये पूरी क्या है, ये एक नलिका है, शुक्र जनन नलिका है। इसके अंदर ये वाली कोशिकाएं पाई गई हैं, ये कोशिकाएं हैं शुक्र जनन नलिका कोशिकाएं। फिर इनके पास में कौन सी कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिका आपको दिख रही है, ये वाली कोशिकाएं, ये है, और ये फूली हुई संरचना है ये वाली। ये कौन सी है, ये वाली सेल है सर्टोली कोशिकाएं। ये कोशिकाएं है सर्टोली कोशिकाएं। ये कौन सी सर्टोली कोशिकाएं। और सर्टोली कोशिकाओं से क्या क्या चिपके जाते हैं, ये क्या शुक्राणु चिपक रहे हैं। शुक्राणु क्यों चिपके, ये क्यों धसे हुए, ये इसलिए धसे हुए हैं क्योंकि इनके लिए क्या बनता है, पोषण प्रदान करने का काम करती है सर्टोली कोशिकाएं। तो यही यही इसमें लिखा हुआ है कि यह क्या होती है, यह कौन सी वृषण वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं के भित्ति में जनन कोशिकाओं के मध्य में स्थित लंबी फूली हुई पोषक कोशिकाएं होती हैं, जो पूर्ण विकसित शुक्राणु के लिए अपने शीर्ष द्वारा सर्टोली कोशिकाओं में धसे रहते हैं और पोषण प्रदान करते हैं इनके द्वारा। किसके, मतलब इन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा इन्हिबिन नामक हार्मोन होता है। कौन सा, इन्हिबिन नामक हार्मोन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। और जो इन्हिबिन नामक हार्मोन होता है वो इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं से द्वारा ही बनता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है आर्तव चक्र के बारे में। तो सबसे पहले आर्तव चक्र कुछ मतलब आर्तव क्वेश्चन ही मैंने ये अलग से लगाया आर्तव चक्र। तो उसमें देखो क्या दो चीज बारे में पढ़ना है। एक तो रजो दर्शन के बारे में, एक तो पढ़ना है रजो दर्शन के बारे में, और दूसरा पढ़ना है रजो निवृत्ति के बारे में। ये होता क्या है, इन दो का मतलब क्या होता है। तो रजो दर्शन क्या होता है, जब कोई, जैसे जब कोई स्त्री होती है, जब कोई मादा होती है, उसका पहला आर्तव चक्र आता है, जो पहला मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो नहीं प्रथम रजो धर्म, जो पहला मेस्ट्रुएशन होता है, उसकी शुरुआत जो होती है वो कहां से कब होती है, 12 से 13 वर्ष की आयु में होती है। 12 से 13 वर्ष की आयु में होती है, ये शुरू होती है। इसे क्या कहते हैं, इसे रजोदर्शन कहते हैं। रजोदर्शन कैसे कहते हैं, जब किसी लड़की का पहली बार रजोधर्म का आना, रजोधर्म का होना, यानी पहली बार मेस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रजोदर्शन। और जब कोई स्त्री होती है उसकी 40 से 45 साल की उम्र के बाद में, 40 से 45 साल की उम्र के बाद में, आयु के बाद रजो चक्र की जो समाप्ति होती है, जो लास्ट रजो चक्र आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रजो निवृत्ति। इसे कहते हैं इंग्लिश में मेनोपॉज, इसे कहते हैं मेनोकार्प, इसे कहते हैं मेनोकार्प, ठीक है, मेनोकार्प, और इसे कहते हैं रजो पॉज। यही दो चीजें पढ़नी थी इसमें मेन। और मैंने ये इसके बारे में तो पहले कल वाली क्लास में बताया था। आर्तव चक्र कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन का होता है। इसके आर्तव चक्र प्राय 28 से 29 दिनों की एक अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसीलिए इसके लिए क्या कहते हैं, रजोधर्म के, इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की जो घटना होती है उसे घटना चक्र क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्तव चक्र कहते हैं। बस यही इतना क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन थे। हाँ, इतने क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये बात तो है कि इससे एक नया क्वेश्चन आपके जरूर मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो को दोबारा अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देखें। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।